नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को तेलंगाना के नागर कुर्नूल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर पलटवार भी किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीआरएस पार्टी एक परिवार लिमिटेड की पार्टी बनकर रह गई है। ये तेलंगाना के विकास के बारे में नहीं सोचते। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मोदी को कभी मौत का सौदागर तो कभी सांप छछूंदर और चाय बेचने वाला बोलती है, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी का बहुत सम्मान करती है। देश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज दुनिया में कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी यू आर दी बॉस, कोई कहते हैं यू आर दी हीरो, कोई कहते हैं यू आर दी ग्लोबल लीडर, कोई कहते हैं यू आर रिफॉर्मर इन चीफ। और पहले भारत दुनिया में जब अमेरिका जाता था, भारत जब अमेरिका जाते थे तो चर्चा क्या होती थी? टेररिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, किसी ने चर्चा पाकिस्तान की नहीं की, विकास की, डेवलपमेंट की और विकास को आगे बढ़ाया। ये बदलता भारत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मोदी यू आर दी बॉस, मोदी यू आर दी हीरो, मोदी यू आर दी ग्लोबल लीडर, मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, तो हमारे कांग्रेस भाइयों के पेट में मरोड़ होता है। मरोड़ क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? मोदी तुम नीच हो, मोदी तुम सांप हो, मोदी तुम बिच्छू हो, मोदी तुम अनपढ़ हो, मोदी तुम चाय वाला हो। लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी के साथ खड़ी हो जाती है और उनको जवाब देती है। ये हमको देखना चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट बेनिफिट के तर्ज पर यहां पर खर्च हो रहे हैं 1 साल के अंदर। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक में मैन्युफैक्चरिंग 500% बढ़ गई, 500 टाइम्स बढ़ चुकी है। मोबाइल जो हम 2014 में 92%, 92% वी यूज टू इम्पोर्ट, हम उसको बाहर से लाते थे, विशेष करके चाइना से लाते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो 97%, 97% इंडिया में बन रहा है और अब एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है। आज जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम दुनिया में 3रे नंबर पर खड़े हो गए। आज हम टॉय के एक्सपोर्ट में हमने तिगुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। तो आप देखेंगे आर्थिक दृष्टि से आज भारत बढ़ता जा रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे संविधान को नष्ट करने का पाप करने की याद दिलाई। जब दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, देश ने आज ही के दिन 25 जून 1975 को युवाओं को ये याद दिलाया था कि पार्टी देश के लिए कितनी खतरनाक है। आपातकाल लागू होने के 48 घंटे पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काला दिवस मना रही थी। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी को लेकर काला दिवस मनाया गया। इस लोकतंत्र का गला घोटने वाली और लोकतंत्र के प्रति विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है। और आम आदमी पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे के सारे दल जो आज कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वालों का साथ देना है, कांग्रेस की हिटलर शाही का साथ देना है और कांग्रेस के बारे में जो हिंदुस्तान वासियों की धारणा है उसका साथ देना है। क्योंकि देश कांग्रेस के खिलाफ है। देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण से मुक्त भारत चाहता है, गरीबों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। इस कांग्रेस पार्टी ने
आज़ादी मिलने के 28 साल के बाद 21 महीने तक इस देश को बंधक बना करके रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद रविवार देर रात स्वदेश लौट आए और रात करीब 12:30 बजे तक पीएम का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम ने यहां सभी का हालचाल लिया और कहा रात में एयरपोर्ट पर आने के लिए अपनी नींद में खलल क्यों डाला। पीएम ने पूछा कि देश में क्या चल रहा है। नड्डा ने पीएम को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक 1.5 मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि बैठक में ये है कि सब लोग बड़ा दिल करके आगे बढ़ेंगे। इस बार जनता एक है, एनडीए को पीडीए हराएगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। तो आज में तो पहले से ज्यादा इमरजेंसी के हालात खराब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी, लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आप लोग इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर मेरी मदद नहीं होगी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। और वो आज दिखाई दे रहा है हमको। कल रात तो उसको गोली मार दी। किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप जमीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था? और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है। वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। देखिए, भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस बार जनता ने मन बना लिया है
और हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के समाजवादी और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है। वहीं सपा नेता सुनील सिंह यादव ने बीजेपी पर करारा तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता जो अनर्गल बयान देते हैं ये उनकी बौखलाहट है, जिससे बीजेपी के नेता कुछ भी बोल जाते हैं। हटने का दर्द है और सत्ता से हटने जा रहे हैं। बीजेपी अपना भ्रष्टाचार देखे, जनता जान चुकी है बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानती है, बातें बनाना जानती है और नफरत फैलाना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि केशव प्रसाद मौर्य जी पीडीए को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जबकि वो खुद पीडीए का हिस्सा हैं बेचारे। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, यही लोग तो हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े नहीं हैं? और पीडीए एनडीए को हराएगी, इसका मतलब पीडीए क्या है? जिसका हक छीना भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके अधिकार छीने, जिसकी नौकरी छीनी, जिसको अपमानित किया, जिसको फर्जी मुकदमे लगाए, जिसका शोषण कर रहे हैं, जिनके खिलाफ नफरत की भाषा बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं जिनके खिलाफ, वही तो पीडीए है। और ये पीडीए के खिलाफ अन्याय कौन कर रहा है? एनडीए की सरकार। तो ये पीडीए एनडीए को हराएगी, ये एनडीए जान चुकी है। केशव प्रसाद जी के पास अभी मौका है। देखिए, जेडीयू के नेता ने जो बात कही है वो 100% सच है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनकी नाकामी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी झूठ के खिलाफ, उनके लूट के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। आप आम आदमी की आवाज असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपके कुकर्मों पर बोले। तो मुझे लगता है इमरजेंसी जैसी ही हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी हश्र वही होगा जो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का हुआ था। देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है बिना भाजपा की मदद से नहीं हो सकता है। और दिल्ली में बैठ करके आप कह रहे हैं कि शांति बहाली की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, उसके बाद ही वहां चीजें कंट्रोल में होंगी, क्योंकि जो लोग शांति की बात कर रहे हैं उन्हीं के लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक गहलोत कटघरे में खड़े हैं, उनका भ्रष्टाचार हर रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा था। आगे आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी, केंद्र में पिछली बार से अधिक मजबूती के साथ एनडीए की सरकार आएगी। कटघरे में खड़ी है अशोक गहलोत जी, कटघरे में खड़े हैं, उनका भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा है। उनके मंत्री, उनके विधायक समझते हैं कि उनके गिने चुने दिन रह गए और हर चीज में आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है झूठे आश्वासन और वादों से। 2018 तक के घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो के वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। मैं पूरी तरीके से अशोक गहलोत जी को जिम्मेदार ठहराता हूं, राजस्थान को पिछड़ा बनाने में, राजस्थान को पीछे लेके जाने। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने इमरजेंसी को गलत बताया और कहा कि ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मीसाबंदियों का सम्मान भी आज यहाँ पे किया गया। केवल आपातकाल के उस काले अध्याय को याद करने का दिन, उसके साथ ही साथ मीसाबंदियों का सम्मान भी आज यहाँ पे किया गया। और वो उस घटना को जो इतिहास में जयप्रकाश नारायण ने जिसे सबसे काला दिवस कहा था, 25 जून की वो आपातकाल का काल जब लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया,
प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया, 372 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, 3000 से ज़्यादा प्रेस को बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया, बिजली काट दी गई। सारे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण से लेकर माननीय अटल बिहारी आडवाणी जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से मधुर लीवे से लेकर सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। पूरे जेल देश को कारागार में परिवर्तित कर दिया गया। केवल आपातकाल के शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में बारिश से जलभराव की समस्या को लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल बारिश की वजह से ऐसे जगहों पर जलभराव हुआ जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसे गद्दारों ने अंजाम दिया है। कर्नाटक में जिस तरीके से 40% कमीशन सरकार की थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 100% कमीशन सरकार है। सिर्फ सड़कों में ही नहीं बल्कि जल निकासी में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। परिस्थिति आप उस पर गौर करें तो एक स्पष्ट है कि मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार में न बैठे हुए और जो मुंबई पे प्यार नहीं करते, मुंबई को एक सोने की अंडे देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में बैठते हैं, जो मिंदे भाजपा की सरकार है, वैसी सरकार से जो भी कल हुआ वो आपको पता चला। लेकिन जब मुंबई कर आम नागरिक मुंबई की सड़कों पे अगर आप देखें तो फंसा हुआ था, कहीं बरसात में फ्लड्स के दौरान हो या कहीं खराब रास्तों के कारण हो, वहीं पे जो घटना भाई मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं कि पाऊस आला तर त्याचं स्वागत करा, तक्रार काय करता, यानी बारिश का वेलकम कीजिए, बारिश का स्वागत कीजिए, आप कंप्लेन क्या कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतनी नालायक, इतनी निर्लज्जपना, नालायक नहीं निर्लज्जपना जिसे हम कहते हैं, या बेशर्मी, ये हमने कभी देखी नहीं थी। बेशर्मी की हद होती है, करप्शन की भी हद होती है। जैसे हमने कहा था कि कर्नाटका में देखा हमने 40% की सरकार थी, यहाँ इस सरकार में 100% करप्शन है, लेकिन काम कुछ हो रहे नहीं। वहीं रोरावर थाना क्षेत्र के शाह जमाल इलाके में दोस्तों के साथ स्मैक का नशा करके देर रात अपने घर पहुंचे एक 16 साल के युवक को उसके परिवार के लोगों का समझाना भारी पड़ गया जब नशेड़ी युवक ने नशे की हालत में घर के अंदर फांसी का फंदा बनाते हुए फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि देर रात जब उसकी मां की नींद अचानक खुली तो स्मैक का नशा करके घर लौटे 16 वर्षीय बेटे की लाश घर के अंदर फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली। नशेड़ी बेटे के घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकती हुई लाश देखकर पूरा परिवार परेशान है। घटनास्थल पर वहीं जानकारी पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाहिद कैसी मृत्यु हुई है, क्या हुआ था? जो मृत्यु हुई रात को 1:30 बजे करीब नशा करके आया था और हमने समझाया से, समझाने के बाद में इन्हें पता न कब इन्हें ये कांड कर दिया। क्या फांसी लगा लिया? जी फांसी लगाई थी। घर पे ही? घर पे लगाई थी। आपको कैसे पता लगा? इसकी अम्मी उठ के आई थी रात को, जब उन्होंने देखा लटका पड़ा था। किसी चीज को लेकर परेशान थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई परेशानी होती तो बताता घर में। नशे में बस फांसी लगा दी। नशे में इसमें। वहीं माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। 25,000 के नामी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चली है, जो कि लगातार गोरखपुर में माफियाओं के अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत जमींदोज किया जा रहा है। अवैध संपत्तियों को गोरखपुर में पिछले 2 हफ्तों से पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर बरस रहा है और गोरखपुर में 25,000 के इनामिया माफिया की अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। उपाध्याय के गैंग के सदस्य हैं, उनके भाई संजय उपाध्याय द्वारा यहाँ पे सरकारी ज़मीन, करोड़ों की सरकारी ज़मीन उस पर कब्जा किया गया था। उस सरकारी ज़मीन को आज जीडीए द्वारा बुलडोजर चला के मुक्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ इस पर बिना नक्शे का मकान जो बना था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी है और ये फरार है। इस पर रंगदारी एवं कूटरची दस्तावेज तैयार करने का इसमें संजय उपाध्याय ने बिना मानचित्र कराए हुए जीडीए से अवैध निर्माण किया है और लगभग ये 450 स्क्वायर मीटर के भूखंड क्षेत्र पर निर्माण किया गया है। 1 मंजिला निर्माण है ये, जिसका कवर्ड एरिया लगभग 200 स्क्वायर मीटर है और इसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपए हैगी।
और इन लोगों को हमने 19 मार्च 2021 को बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बेटा ही अपने पिता का हत्यारा निकला। दरअसल भोला सिंह अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे थे और जमीन का पैसा अपने बेटे को नहीं दे रहे थे, जिससे नाराज होकर बेटे ने अपने ही पिता की सुपारी दे दी। हालांकि जब पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई तो बेटा अपने पिता का हत्यारा निकला। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी बेटे सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने आला कत्ल, तमंचा, 2 कारतूस और खोखा बरामद किया है और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सर्कल सियाना के विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जानकारी करने पर यह बात निकल के आई कि मृतक जो भोली सिंह हैं, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इनके 3 लड़के हैं और जो इनका मंझला लड़का है बीच का, जिसका कि नाम नरेंद्र है, इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। जो संपत्ति भोली सिंह ने बेची थी उससे आए पैसे इसे नहीं प्राप्त हुए थे और इसे ये लग रहा था कि इसके पिताजी पूरी की पूरी संपत्ति बेच देंगे और इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्षुब्ध होकर इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। रायबरेली में गिरोहबंद निवारण अधिनियम के तहत गैंगस्टर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ये अपराध से अर्जित लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके का है। यहां रहने वाले सुरेंद्र सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जो सुरेंद्र सिंह नाम का एक अभियुक्त है, जो मूल केस 12/23 जिसमें गवाहों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हत्या के केस में गवाहों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था, उसमें वो अभियुक्त था। उसके आधार पे उसका गैंगस्टर बनाया गया और मुकदमा अपराध संख्या 223/23 में उसका आज उसकी प्रॉपर्टी, जो 3 प्रॉपर्टी हैं, उसका मकान, 2 मंजिला मकान, उसका एक स्कूल है और उसकी राइस मिल, तीनों को कुर्क किया गया है, जिसकी टोटल वैल्यू 6,15,27,000 रुपये की है। एसडीएम और सीओ की ज्वाइंट टीम ने पूरे फोर्स के साथ जाकर के वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क किया है। ये न्यायालय जिलाधिकारी रायबरेली महोदया के आदेशानुसार गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत ये संपत्ति जो सुरेंद्र सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम शिवगढ़ की है, उसको कुर्क करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुपालन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। सर, क्या क्या कुर्क किया गया? इसमें 2015 में जो इनका मकान है उसमें नया निर्माण हुआ है, उसको कुर्क किया जाना है। एक इनका स्कूल है कुमरावा में, उसको किया जाना है। और ये राइस मिल जहाँ आप हैं मौजूद, इसको भी कुर्क कर लिया गया है। अनुमानित लागत कितनी होगी? इसकी अनुमानित लागत है करीब 6,15,37,000। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।